हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन। और ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, इसका नाम है धमाकेदार बैंकिंग एमसीक्यू। गाइस, ये जो एमसीक्यू है, ये हमारे आने वाले जो एसबीआई पीओ है और जो आपका आईबीपीएस पीओ मेंस है, उसके लिए काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सेशन अगर आप ज्वाइन करोगे, इस सेशन को अगर आप पूरा देखोगे, तो यहाँ पर आपको जितने भी जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे। गाइस, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपकी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नॉलेज है वो काफी अच्छी हो जाएगी। और गाइस, मैं बता दूं कि जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में जो क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको 15 से लेके 20 क्वेश्चन यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, हम ये वाला जो धमाकेदार बैंकिंग एमसीक्यू सेशन है, इसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रखेंगे बैंकिंग के, और जो बेसिक बैंकिंग थ्योरी है उसके क्वेश्चन भी रहेंगे। तो गाइस, आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको मिलेंगे बेसिक जो बैंकिंग थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। गाइस, आपको अगर ये सेशन की जो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए और मेरे और भी सेशन के नोटिफिकेशन के लिए, गाइस, मेरे सेशन की नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल एडुकेटर प्रशांत निगम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है एडुकेटर प्रशांत निगम, जिसमें आपको गाइस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो गाइस, अगर आप 35 प्लस टारगेट कर रहे हो और आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो जनरल अवेयरनेस में, आप मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, किसी में भी 35 प्लस स्कोर नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पर 15 से 20 मार्क्स में आपके एश्योर करूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यू के। और गाइस, मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के और भी जो एमसीक्यू सब कराऊंगा, यानी वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको आपकी तैयारी के लिए चाहिए, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। ठीक है, तो 35 प्लस स्कोर करना है तो आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरे सेशन की पीडीएफ के लिए और नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस, आपका एसबीआई पीओ मेंस आने वाला है और इसके लिए आपकी धमाकेदार तैयारी होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ धमाकेदार बैंकिंग एमसीक्यू। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेज चेक को कहा जाता है, मतलब स्टेज चेक इज ऑल्सो नोन एज। गाइस, स्टेज चेक आपका जो है वो किस और नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपके सामने मैच्योर चेक, आउटडेटेड चेक, ओल्ड चेक, स्लिपरी चेक या डेड चेक। तो गाइस, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्टेज चेक का मतलब क्या होता है। तो गाइस, स्टेज चेक का मतलब होता है कि जब चेक की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है, चेक की जब वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, देन दैट चेक इज नोन एज गाइस स्टेज चेक। अब जो चेक की वैलिडिटी होती है गाइस, जो चेक की वैलिडिटी होती है वो होती है आपकी अप टू 3 मंथ तक की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 1 जनवरी को चेक लिखा है तो आप 31 मार्च तक उसे कैश करा सकते हो। लेकिन अगर आप 31 मार्च के बाद चेक लेके जाओगे तो वो कैश नहीं होगा। तो 3 महीने तक चेक वैलिड रहता है, 3 महीने के बाद जो चेक है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे चेक को हम स्टेल चेक बोलते हैं, और स्टेल चेक को गैस हम आउटडेटेड चेक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलते हैं गैस? आउटडेटेड चेक। देखिए, लिखा भी है, चेक प्रेजेंटेड एट द पेइंग बैंक आफ्टर सर्टेन पीरियड। यहाँ पे 6 मंथ लिखा है, बट इसका जो सही है वो है 3 मंथ। ठीक है, पहले 6 महीने हुआ करता था, अब 3 महीने होता है। 3 महीने के बाद आपका जो चेक है वो आपका इनवैलिड हो जाता है। तो इसे हम गैस आउटडेटेड चेक भी बोलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है गैस, दिस इज द फी चार्ज एवरी टाइम यू विड्रॉ कैश यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। गैस, आप जब अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और क्रेडिट कार्ड यूज करके आप उसमें से मतलब पैसे निकाल रहे होते हो, क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड यूज करने पर जो आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो उस पे एक फीस लगती है। ठीक है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करते हो तो उस पर एक फीस चार्ज होती है। उस फीस को हम क्या बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, अर्ली रीपेमेंट चार्जेस, रिडेम्पशन फी, ट्रांजैक्शन फी, कैश एडवांस फी, विड्रॉ चार्जेस। तो गाइस, द राइट आंसर इज कैश एडवांस फी। क्या बोलते हैं गाइस? कैश एडवांस फी। तो गाइस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एडुकेटर प्रशांत निगम, जो आपको यहाँ पर इसकी जो भी नोटिफिकेशन है मेरे सेशन की या जो पीडीएफ है वो सब आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। गाइस, यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ करते हो तो जो चार्ज लग रहा होता है उसे हम कैश एडवांस फी बोलते हैं। टिपिकली इट रेंजेस फ्रॉम 2.5% to 3% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट
सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 250 टू 500, ठीक है। तो 250 से लेके 500 रुपए तक आपका पैसा चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इन विच ईयर द कमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार वाणिज्य पत्र किस वर्ष पेश किया गया था? तो गाइस कमर्शियल पेपर एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। किसका इंस्ट्रूमेंट है गाइस? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। सो गाइस आप लोगों ने मनी मार्केट के बारे में सुना होगा। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और आपने अगर मनी मार्केट के बारे में नहीं सुना, तो यानी अभी आपने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है। तो मनी मार्केट अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे बैंकिंग का। मनी मार्केट वो प्लेस होती है जहां पर अप टू 1 ईयर के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लैंडर और बोरोवर मीट होते हैं, ठीक है। ये वो प्लेस है जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को लैंड करना है अपना पैसा, किसी को बोरो करना है, वो यहाँ पर आता है। तो गैस जो कमर्शियल पेपर है ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। यानी कमर्शियल पेपर जो इशू किया जाता है, ये जो कॉर्पोरेट होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर इन्हें अप टू 1 ईयर के लिए बोरो करना है, अगर कॉर्पोरेट्स को अप टू 1 ईयर के लिए गाइस बोरो करना है, सो गाइस दे बोरो फ्रॉम, ये जो बोरो करते हैं गाइस, ये करते हैं आपके गाइस कमर्शियल पेपर के थ्रू, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर के थ्रू यहाँ पे बोरोइंग की जाती है। और यहाँ पर देख लीजिए, कमर्शियल पेपर आपसे पूछा जा रहा है कब इंट्रोड्यूस हुए थे। तो कमर्शियल पेपर गैस 1990 में इंट्रोड्यूस हुए थे। एक कमिटी बनी थी, एक गैस कमिटी बनी थी जिसका नाम था वगुल कमिटी। तो वगुल कमिटी के रिकमेंडेशन पे गैस कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था। कमर्शियल पेपर का जो मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 दिन, ठीक है। मिनिमम 15 दिन के लिए इशू किया जाता है और मैक्सिमम गैस अप टू 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर का जो मिनिमम डिनोमिनेशन है गाइस, मिनिमम डिनोमिनेशन है वो है आपका 5 लाख, और जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन है वो क्या है आपका? मल्टीपल ऑफ 5 लाख, ठीक है। मल्टीपल, मिनिमम 5 लाख का इशू होता है और मल्टीपल ऑफ 5 लाख, यानी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसे। क्लियर है गाइस? तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो ये आपको कमर्शियल पेपर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर द कैश मिनिमम दैट मस्ट बी केप्ट ऑन हैंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मीट सेंट्रल बैंक रिक्वायरमेंट? तो गाइस सेंट्रल बैंक के पास जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक्स हैं, वो क्या एज अ फॉर्म, एज अ रिजर्व मेंटेन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंकों द्वारा या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन किया जाता है? तो गाइस जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, कौन है? आरबीआई है। और आरबीआई जो है वो ये कुछ रिजर्व मेंटेन करवाता है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि अगर आप भारत में बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो या फाइनेंशियल बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास मेंटेन करना होगा। तो गाइस द राइट आंसर इज कैश रिजर्व, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो ये मेंटेन किया जाता है आरबीआई के पास। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द कॉइन्स आर मिंटेड एट द 4 मिंट्स लोकेटेड एट? तो गाइस आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इंडिया में जो कॉइन्स मिंट होते हैं, यानी सिक्के जो हैं वो मिंट होते हैं, सिक्कों की जो ढलाई होती है वो 4 जगहों पर होती है। कौन सी वो 4 प्लेसेस हैं जहां पर सिक्के मिंट होते हैं? आपके सामने ऑप्शन ये है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, नासिक, देवास, मैसूर, बेंगलोर, मुंबई, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद, नासिक, देवास, मैसूर, सलबौनी, या नोएडा, न्यू दिल्ली, मुंबई या लखनऊ। तो गाइस द राइट आंसर इज मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद, ठीक है। तो इन 4 जगहों पर गाइस आपके जो सिक्के हैं वो मिंट होते हैं। मुंबई में होता है, नोएडा में होता है, कोलकाता में होता है और हैदराबाद में होता है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जिसका नाम है SPMCIL, यानी इसका फुल फॉर्म है गाइस सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो गैस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, और ये जो बॉडी है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैस बॉडी है, इसके अंतर्गत आपकी प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं, देखो प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं और मिंटिंग प्रेसेस भी हैं। तो ये जो चारों मिंटिंग प्रेसेस हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस बॉडी के अंडर आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो 2 हैं, जहां पे नोट प्रिंट होते हैं। एक है आपका नासिक, नासिक में नोट प्रिंट होते हैं, और एक आपका गाइस देवास में नोट प्रिंट होते हैं। नासिक महाराष्ट्र में और देवास मध्य प्रदेश में। क्लियर है?
तो आई होप गैस कि आप लोगों को क्लियर होगा कि कॉइन कहाँ मिंट हो रहा है, हैदराबाद में, नोएडा में, मुंबई में और कोलकाता में। और एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत जो दो बॉडी प्रिंटिंग प्रेसेस है वो आपकी नासिक में और देवास में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मेकिंग एडवांस, क्रेडिट क्रिएशन, फंड ट्रांसफर या नन ऑफ दिस? तो गाइस निम्नलिखित में से कौन सा आपसे पूछा जा रहा है सेकेंडरी फंक्शन है? तो सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है गाइस, ये आपको बताना है। तो गाइस द राइट आंसर इज फंड ट्रांसफर। ठीक है, फंड ट्रांसफर आपका सेकेंडरी फंक्शन है, बाकी डिपॉजिट लेना और लोन देना ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन में आता है। तो देख लीजिए, जो सेकेंडरी फंक्शन होता है उसे हम पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड, इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, कलेक्ट अमाउंट थ्रू चेक एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एक्ट एन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर आईपीओ बाय प्राइवेट कंपनी, help in anti-money laundering through KYC process, become an intermediary between its customer and other institution like payment of insurance premium, payment of various bills, direct benefit transfer, scheme of government etc, provide facilities such as electronic clearing services, transfer of fund domestically and internationally, locker facility, foreign exchange etc। तो गाइस ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है ये आपकी सेकेंडरी फंक्शन में आती है। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है बैंक के, कि बैंक पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेता है और लोन के रूप में दूसरों को दे रहा होता है। ठीक है, तो गैस आपको अगर यहाँ पर इसके नोट्स चाहिए, इसकी जो पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। गैस अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑफर्ड बाय आरबीआई अलाउ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द रेमिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनईएफटी ट्रांजेक्शन? गाइस भारत में एक फैसिलिटी है एनईएफटी, अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी के थ्रू करते हो। एनईएफटी को आरबीआई ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था और एनईएफटी के तहत आप इंडिया में तो पैसा ट्रांसफर कर ही सकते हो, इंडिया के बाहर सिर्फ नेपाल में कर सकते हो। एक फैसिलिटी है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, कि आप इंडिया से बाहर जो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो एनईएफटी के थ्रू, तो वो आप नेपाल में कर सकते हो और मैक्सिमम नेपाल में आप 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो एनईएफटी के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन अगर ट्रांसफर कर रहे हो, और अगर कैश ट्रांसफर करोगे तो आप 50,000 कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप इंडिया से नेपाल पैसे ट्रांसफर करोगे ऑनलाइन तो 2 लाख है, और मैक्सिमम जो आप कैश पैसे ट्रांसफर करोगे वो 50,000 है। और इंडिया के अंदर अगर आप एनईएफटी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो आप मिनिमम कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। तो गैस यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जब हम किसी को एनईएफटी करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी डिटेल हमें रिक्वायर्ड नहीं है? तो गाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन में, तो रिसिपेंट बैंक अकाउंट नेम ये रिक्वायर्ड रहता है, आईएफएससी कोड ये बैंक का एड्रेस ये रिक्वायर्ड रहता है, रिसिपेंट बैंक अकाउंट नंबर ये भी रिक्वायर्ड रहता है, रेमिटर अकाउंट नंबर ये भी रिक्वायर्ड रहता है, भैया जो भेज रहा है उसका भी अकाउंट नंबर होना चाहिए। लेकिन एमआईसीआर कोड रिक्वायर्ड नहीं होता है। एमआईसीआर कोड गैस ये जब हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जब आप चेक के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हो तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप गैस ये आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज? गैस निम्नलिखित में से आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्गेज से रिलेटेड है। ठीक है, मॉर्गेज वर्ड जो है इससे रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय अ बैंक, concession on immovable property for a loan given by a bank, security on immovable property for a deposit received by a bank, facility on immovable property for a loan given by a bank, या security on immovable property for a loan given by a bank। तो guys the right answer is security on immovable property for a loan given by a bank। तो guys मैं बता दूं कि जो मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? अगर आपको मॉर्गेज का मतलब क्लियर हो गया तो आप समझ जाओगे कि जो मैंने ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही है। गैस आपको पता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवा रहा होता है, तो बैंक के लिए सिक्योर्ड लोन होता है। जब आप बैंक के बाद कुछ गिरवी रखते हो उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, यानी जब हम बैंक के बाद कुछ गिरवी रखते हैं तो हम क्या गिरवी रखते हैं, कुछ कोलेटरल रख रहे होते हैं। अब हम दो तरीके की प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, एक हम होती है मूवेबल प्रॉपर्टी
एक हम मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं बैंक के पास, और एक हम गैस इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं। ठीक है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं। तो गैस ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, इसी को ही हम बोलते हैं मॉर्टगेज। इसी को ही हम क्या बोलते हैं गैस? मॉर्टगेज बोलते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? लैंड, बिल्डिंग, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो गैस अब पढ़ लो, सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय अ बैंक। ठीक है, तो मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, लोन ले रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के, तो उसे मॉर्टगेज बोलते हैं। और गाइस मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इसे अगर हम बात करें जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका कार हो गया या मशीन हो गया, ये आ जाता है। और अगर आप कार मशीन ये सब गिरवी रख रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रामीण बैंकिंग एंड माइक्रो क्रेडिट। गाइस आपसे ही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से फादर ऑफ ग्रामीण बैंकिंग और माइक्रो क्रेडिट कौन है? तो गाइस द राइट आंसर इज मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो है गाइस, ये फादर ऑफ ग्रामीण बैंकिंग और माइक्रो क्रेडिट है। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रामीण बैंकिंग और माइक्रो क्रेडिट कौन है, तो वो मोहम्मद यूनुस है। गाइस आपको इसके सारे नोट्स और पीडीएफ जो नोटिफिकेशन है मेरे सेशन की, वो मेरे टेलीग्राम चैनल एडुकेटेड प्रशांत निगम पर मिल जाएंगे। गाइस मोहम्मद यूनुस कौन थे? मोहम्मद यूनुस गाइस एक बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर थे, एक बैंकर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक सिविल सोसाइटी लीडर थे, और इन्हें गाइस नोबेल पीस प्राइज से भी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था फॉर फाउंडिंग ग्रामीण बैंकिंग एंड पायनियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस। These loans are given to entrepreneur too poor to qualify for traditional bank loan। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ रुपी दैट आरबीआई कैन प्रिंट इन इंडिया? गाइस मैक्सिमम आरबीआई जो है वो कितने डिनोमिनेशन का नोट प्रिंट कर सकती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत? तो गाइस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन प्रिंट कर सकती है, वो अप टू रुपी 10,000 का कर सकती है। ठीक है, तो अभी तो 2000 का मैक्सिमम कर रही है, लेकिन वो उसे अलाउड है कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो 10,000 तक का भी नोट छाप सकती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बैंक का इंश्योरेंस? निम्नलिखित में से आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक का इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो गैस आपके सामने ऑप्शन है, इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड बाय द बैंक इन देयर नेम्स, selling by a bank the insurance policy of its ancillary insurance company। एक बैंक द्वारा अपनी सहायक बीमा कंपनी की बीमा पॉलिसी को बेचना, या सेलिंग बाय अ बैंक द इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी, किसी बैंक द्वारा किसी बीमा पॉलिसी को बेचना। ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव? तो गाइस क्या होगा सही जवाब? आपको कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर करना है गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर, कि बैंक का इंश्योरेंस जो है इसका क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा गाइस इसका सही जवाब? ओके, सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यानी अगर बात करें, ये जितने भी जो ऑप्शन है वो आपके ये शो कर रहे हैं कि बैंक जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व है। और अगर गाइस बैंक बैंकिंग के साथ, अगर बैंक बैंकिंग भी कर रहा है और साथ ही साथ अगर बात करें बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच रहा है, तो उसे अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैंक का एश्योरेंस। ठीक है, बैंक का एश्योरेंस। गैस बैंक का इंश्योरेंस को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था मल्होत्रा कमेटी। तो मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे बैंक का इंश्योरेंस को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब गैस अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक सेकेंड। ओके, IFSC is a 11 digit alphanumeric code which identify a bank branch participating in the NEFT RTGS system, which of the characters show the bank name? Guys आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक बैंक का अपना एक एड्रेस होता है, और ये जो बैंक का एड्रेस होता है वो 11 डिजिट का होता है। और ये जो बैंक का एड्रेस 11 डिजिट का होता है, इसे हम IFSC कोड बोलते हैं। तो गाइस IFSC का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब गाइस ये जो IFSC कोड है,
ये आपका ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आईएफएससी कोड जो हम यूज करते हैं जब हम किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस आपको लिखना रहेगा और वो जो आप एड्रेस लिखते हो वो आप आईएफएससी कोड उसका लिखते हो। हर एक बैंक ब्रांच का अपना एक आईएफएससी कोड होता है। हर एक बैंक ब्रांच का अपना एक आईएफएससी कोड होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो 4 कैरेक्टर होते हैं, जो बैंक का नाम होता है, वो आपके कौन से नंबर के मतलब उसमें वो जो बैंक का नाम होता है वो 11 डिजिट में कहाँ पर होता है। तो गाइस बैंक का जो नाम होता है वो पहले फर्स्ट 4 अल्फा कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा जो बैंक का आईएफएससी कोड है वो है आपका SBIN 001762। ठीक है, 17628। तो गैस ये आपका देखिए चार जो 4 डिजिट हो गए आपके, ये अल्फा हो गए। ठीक है, ये अल्फा होते हैं पहले 4 डिजिट, और ये बैंक का नाम होते हैं। पहला जो 4 डिजिट होता है गैस वो बैंक का नेम होता है, और ये आपके अल्फा होते हैं, अल्फा ही होते हैं। और ये जो पांचवा डिजिट होता है गैस ये आपका जीरो ही होता है हमेशा। और गैस ये जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं, जो गैस लास्ट 6 डिजिट होते हैं, ये बैंक ब्रांच के लोकेशन कोड होते हैं। ये गैस बैंक ब्रांच के लोकेशन कोड होते हैं। क्लियर है? तो हर एक बैंक का जो पहला 4 लेटर होते हैं वो बैंक के नाम ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये आईएफएससी कोड है मेरा, तो एसबीआई एन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा है। या अगर आप पीएनबी का देखोगे तो वहां पर पीयूएनबी लिखा होता है। हर एक बैंक का अपना आईएफएससी कोड होता है, और पहले जो 4 डिजिट होते हैं वो बैंक का नाम होते हैं। पांचवा डिजिट जो होता है आपका वो जीरो होता है। हर एक बैंक में, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे वो आपका कोई भी बैंक हो, हर एक बैंक का जो पांचवा डिजिट होता है वो जीरो होता है। जीरो जो है वो बैंकिंग प्रणाली को शो करता है, बैंकिंग कोड है ये। और जो लास्ट से डिजिट होते हैं गाइस वो आपके बैंकिंग ब्रांच के लोकेशन कोड होते हैं। क्लियर है? तो गाइस 11 डिजिट का ये एड्रेस होता है हर एक बैंक का। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो गैस मेरे सेशन के पीडीएफ के लिए और नोट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए गैस, जो भी मेरे सेशन होंगे उनकी नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड आई एश्योर कि आपको मैं इस इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। और भी अगर आपको क्वेश्चन करने हैं और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे सेशन के बारे में, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो करिए। और ये 35 प्लस में आपके स्कोर कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको आपकी तैयारी के लिए चाहिए। क्लियर है? तो गैस आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। गैस सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो गैस मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।